गुड मॉर्निंग। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव था हम के कंप्लीट मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी टूल हमें सेटअप करना है और ग्राफना स्टैक के थ्रू। सो ये पूरा सेटअप जो प्रोसेस है ये लगभग हमारा 3-4 लेक्चर्स में जाके कंप्लीट होगा। तो हम हर एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज मैं आपको ग्राफना और प्रोमीथियस सेटअप करना बताऊंगा लोकली, और ये सारा काम हमारा होगा एक, हमें क्या सेटअप करना है, हमें प्रोमीथियस और ग्राफना सेटअप करना है जिसमें हम सर्वर भी यूज करने वाले हैं, फेक सर्वर। हम अपना सर्वर कौन सा यूज करेंगे, अपना फेक सर्वर यूज करेंगे, फेक सर्वर। और हम डोमेन भी क्या यूज करेंगे, फेक डोमेन। सो फेक सर्वर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, WSL। ठीक है ना, विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स जो आप काम कर रहे हो ये बेसिकली एक प्रकार का आपका फेक सर्वर है। ठीक है, और फेक डोमेन के लिए बेसिकली हम यूज करेंगे हमारा ETC डायरेक्टरी, जो कि पर्टिकुलर इस लोकेशन पर होता है। वो लोकेशन मैं आपको विंडोज के अंदर बता देता हूं, जहां पर आप वर्क करके अपना फेक डोमेन्स बना सकते हैं। ठीक है, सो फेक डोमेन आपका, यहाँ पर हम फेक डोमेन्स हम लेंगे कि आपको सी ड्राइव में जाना होगा, विंडोज डायरेक्टरी में जाना होगा, सिस्टम 32 डायरेक्टरी के अंदर जाके आपको ड्राइवर्स और उसके अंदर ETC और उसके अंदर होस्ट्स नाम की एक फाइल मिलेगी, और उस फाइल में अगर आप कुछ एंट्रीज करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, फेक डोमेन। तो रियल डोमेन के लिए आपको कहाँ जाना है, कॉन्टेबो। आपको रियल सर्वर के लिए आपको कहाँ जाना है, कॉन्टेबो पे जाना है। और रियल डोमेन पर आपको उसके लिए आपको क्या यूज करना है आगे चल के, GoDaddy। पता है ना आपको, मैंने आपको रियल सर्वर भी परचेस करवा रखा है और आपको रियल डोमेन भी परचेस करवा रखा है। आज हम पूरा काम लोकली करने वाले हैं, फेक करने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे एक ऐसा डोमेन चाहिए जिसपे मैं अपने ब्राउजर में क्या लिखूं, grafna.oklabs.in करूं, तो वो मेरे कहां पॉइंट करने लग जाए, लोकली मेरे WSL पर पॉइंट करने लग जाए। ठीक है ना, ठीक है ना, तो मैं इंटरनेट पर नहीं जाना चाहता हूं। तो बेसिकली इन फाइल्स को हम एडिट करेंगे। सो यहाँ पर आप देखिएगा, सो ग्राफना क्या है, बेसिकली एक यूजर इंटरफेस है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। ठीक है ना, सो ग्राफना एक पर्टिकुलर यूजर है, वो ग्राफना से इंटरेक्ट करेगा, और ग्राफना किससे कम्युनिकेट करता है, प्रोमीथियस से। और प्रोमीथियस अपना डेटा स्क्रैप करता है बेसिकली नोड एक्सपोर्टर के मैट्रिक्स एंड पॉइंट से। ठीक है ना, और ये नोड एक्सपोर्टर जो है ये हर नोड पर कैसे रन होता है, टीमन सेट्स के थ्रू रन होता है। ये हमने सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी थी। सो यहाँ पर ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। सो मैं अपना विंडोज E किया, विंडोज C, विंडोज सिस्टम 32 के अंदर गए, ड्राइवर्स के अंदर गए। ड्राइवर्स नाम की एक डायरेक्टरी होगी। ठीक है ना, ड्राइवर्स नाम की क्या मिलेगी हमें, एक डायरेक्टरी मिलेगी, विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर्स नाम की एक डायरेक्टरी मिलेगी। उस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ETC नाम की डायरेक्टरी मिलेगी, उसके अंदर जाना है। ये पूरा एड्रेस मैंने दे रखा है। ड्राइवर्स के अंदर जाना है, किसके अंदर जाना है, ETC के अंदर जाना है। ETC के अंदर आपको मिलेगी होस्ट फाइल। इस होस्ट फाइल को आप एडिट करना। मैं एडिट करने के लिए नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये नोटपैड में वो आप फाइल राइट नहीं कर सकते हो, तो आप अपने सिस्टम में नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेना। ठीक है ना, इससे आपको वो राइट करने की परमिशन भी दे देगा। सो नोटपैड प्लस प्लस ये आप नोटपैड प्लस प्लस ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और इसके थ्रू आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके नोटपैड प्लस प्लस से आप एडिट करना। मेरे पास कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। अब आपका जो भी डोमेन है, तो सबसे पहले तो आपको IP एड्रेस लोकली होगा। तो लोकल IP एड्रेस क्या होता है, आपके करंट सर्वर का IP एड्रेस क्या होता है, करंट होस्ट का IP एड्रेस कितना होता है, 127.0.0.1। उसके बाद एक स्पेस देना है, और उसके बाद आपका जो डोमेन आपने डिसाइड किया है वो डोमेन आपको लेना है। तो मैंने ये डोमेन डिसाइड किया। तो जब मैं इस डोमेन को हिट करूंगा तो मेरा DNS, मेरा इंटरनल डोमेन नेम सिस्टम किस IP एड्रेस को रिजॉल्व करेगा,
127.0.0.1 और इसको मैं फिर आगे चल के क्या करूंगा, पिंग चेक करूंगा। पिंग किस डोमेन का चेक करूंगा मैं, पर्टिकुलर इस डोमेन का मैं पिंग चेक करूंगा। ये जैसे ही मैं पिंग करूंगा तो मुझे रिप्लाई में क्या मिलेगा, मुझे रिप्लाई में क्या मिलेगा, ये 127 वाली आईपी यहाँ पर मुझे मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं। ये grafana.oklabs.in मैंने यहाँ पर किया, ये एंटर किया। अब इस फाइल को मैं जाके क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब ये इस फाइल को जाके मुझे मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर सेव करना है। सेव करते ही एडमिनिस्ट्रेटिव की परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर यस करना है। तो यस करते ही ये हो गया, ठीक है ना। अब आपको विंडो आर प्रेस करना है, CMD पर जाना है और आपको पिंग करना है। किसको करोगे, अपने डोमेन को, grafana.oklabs.in। तो ये grafana.oklabs.in अभी क्या है, फेक डोमेन है, ये कोई रियल डोमेन नहीं है। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये किधर पॉइंट कर रहा है, ये आईपी एड्रेस का रिप्लाई आने लग गया, मेरा 127 आने लग गया, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं अपनी उस होस्ट फाइल में मल्टीपल कुछ भी डोमेन का मैं एंट्री कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक फेक डोमेन बना दिया यहाँ पर, मान लीजिए anil.com, है ना। मैंने क्या डोमेन बना दिया, anil.com, सेव किया, यस किया, ठीक है। तो ये सारा अच्छी तरीके से आप इसको लोकली टेस्ट भी कर सकते हो और इसी को प्रोडक्शन पे मूव भी कर सकते हो और ये सारी चीजें आपकी आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो अब यहाँ पर आप देखोगे, पिंग करोगे anil.com -t, तो देखो कंटिन्यूअसली रिप्लाई आ रहा है ना। तो अब अगर ब्राउजर पे भी जाओगे और आप हिट करोगे तो आपका ये रियल डोमेन पॉइंट करेगा कि लोकल पॉइंट करेगा, अभी लोकल पॉइंट करेगा क्योंकि हमने होस्ट फाइल में जाके चेंजेस कर दिए। तो देखो ये लोकली पॉइंट करने लग गया, ठीक है ना। तो लोकल पॉइंट करने लग गया। चलो अब आज हमें कुछ नई चीज भी सीखनी है। आज हमें इसके साथ साथ हमें कस्टमाइज भी देखना है। कस्टमाइज क्या है, कस्टमाइज क्यूबरनेटिस का एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, ठीक है ना। जैसे कि आपके डेवऑप्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल आपने सुने होंगे, पपेट, शेफ और आंसिबल। ये क्या है, डेवऑप्स इंजीनियरिंग के ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। मगर आप क्यूबरनेटिस के अंदर काम कर रहे हो तो वहां पर क्यूबरनेटिस की YAML फाइल्स को मैनेज करने के लिए आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज करोगे। तो उसके लिए आज हम क्या यूज करेंगे, कस्टमाइज। सो व्हाट इज कस्टमाइज, कस्टमाइज इज अ नेटिव क्यूबरनेटिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। तो ये क्यों काम में आएगा, है ना, कस्टमाइज क्यों हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये हम इसको देखेंगे। कस्टमाइज के थ्रू आप अपनी क्यूबरनेटिस की YAMLs को मैनेज कर सकते हो अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। मान लो आपको डेवलपमेंट पे, आपको है ना, प्रोडक्शन पे आपको उसके 3 रेप्लिकास चाहिए। जैसे ये कस्टमाइज की आप ऑफिशियल वेबसाइट देखो, customize.o.io, इसमें 3 फाइल है। एक तो बेस फाइल बनेगी, एक पैच फाइल बनेगी। तो स्टेजिंग के लिए पेज फाइल बन रही है, तो स्टेजिंग पर आपके नंबर ऑफ रेप्लिकास आपको कितने चाहिए, 2। और प्रोडक्शन पर आपको नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने चाहिए, 6, क्योंकि प्रोडक्शन पे ट्रैफिक ज्यादा आएगा। तो बेसिकली ये कस्टमाइज क्या करता है, एक बेस फाइल, एक बेस YAML हमें बनानी पड़ती है और उस बेस YAML से आप अलग अलग इन्वायरमेंट की YAMLs बना के उसको ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है ना। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग YAML फाइल्स, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर अपना एक क्लस्टर मैंने सेटअप कर रखा है और मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, K3D क्लस्टर डिलीट और ऑब्जर्वेबिलिटी, ये क्लस्टर में डिलीट कर देता हूँ और मैं बिल्कुल स्क्रैच से इसको सेटअप करके देखेंगे। और यहाँ पर आप अगले ही इंस्ट्रक्शन पर आप जाके देखेंगे तो मैंने यहाँ पर शीट नंबर 860 पर मैंने गिटहब की रेपो बना रखी है और इस गिटहब की रेपो पर सारा इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये एक setup.sh है और इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसके अंदर सिंपली मैंने एक सर्वर और एक एजेंट ले रखा है, क्योंकि वो जैसे ही आप एक से ज्यादा एजेंट लेने लग जाओगे तो आपका रैम ज्यादा कंज्यूम करेगा और सिस्टम हैंग होने लग जाएगा। तो वो कल के लेक्चर में या जब भी हमें प्रीवियस दिक्कत आ रही थी, वो ज्यादा एजेंट लेने से दिक्कत आ रही है। तो अभी कम से कम एक सर्वर और एक एजेंट लेके हमें काम करना है। और आप देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्वेबिलिटी नाम का क्लस्टर बनाया और लास्ट में मैंने मॉनिटरिंग नाम का नेम स्पेस बनाया। सो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर मैंने विन किया setup.sh और अपने इस इंस्ट्रक्शन फाइल को मैंने लिया और यहाँ पर मैं कंट्रोल V करूंगा तो आप देखिए मैंने इनग्रेस कंट्रोलर भी सेटअप कर रखा है, ठीक है ना। तो इनग्रेस सेटअप करने के लिए ये जो लोकल डोमेन है, आगे चल के
इस फेक डोमेन से अगर मुझे रियल डोमेन पे भी ट्रांसफर करना है तो मेरा ये इजीली काम करने लग जाएगा, ज्यादा मुझे कुछ चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस वाले के अंदर मैंने अपना इंग्रेस कंट्रोलर भी मैंने कर रखा है, तो जो इनकमिंग ट्रैफिक आएगा उसको हमारा इंग्रेस कंट्रोलर हैंडल कर लेगा। हमें एसएसएल चाहिए तो सर्ट मैनेजर हमारा हैंडल कर लेगा। हमने हेल्म भी इंस्टॉल कर रखा है, तो ये सारा यहाँ पर हमने किया हुआ है। सो मैंने अपनी शेल स्क्रिप्ट फाइल को रन किया, ठीक है। ये हमारी शेल स्क्रिप्ट की फाइल रन हो रही है। अब यहां पर हमें कस्टमाइज में देखना है कि कस्टमाइज के थ्रू क्या कर सकते हो आप, अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग यामल फाइल्स बना सकते हो। प्रोडक्शन पे मान लो आपको प्रोडक्शन पर 6 पॉड्स चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा आएगा, आपको 6 पॉड चाहिए। मगर डेवलपमेंट पे आपको एक ही पॉड से काम करना है। स्टेजिंग में आपके पास 3 पॉड चाहिए आपको। तो आप बेसिकली क्या चाहते हो, हर इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग यामल फाइल्स चाहते हो। तो अलग अलग यामल फाइल बनाने की बजाय क्यूबरनेटिस ने आपको क्या दे रखा है, एक नेटिव कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल दे रखा है कि भाई आपके पास 3 इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शन है, स्टेजिंग और डेवलपमेंट है। अब तीनों के लिए अलग अलग यामल फाइल बनाओगे कि कुछ ऐसा इजी टूल आ जाए जिसके थ्रू आप सिर्फ जो जो आपको बेसिकली क्या करनी है, एक बेस यामल फाइल बनानी है और एक ओवरलैपिंग यामल फाइल बनानी है, ओवरलैपिंग यामल फाइल उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए। मान लीजिए आपके पास 3 अगर इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन, तो आपको सबसे पहले तो क्या बनानी पड़ेगी, एक बेस फाइल बनानी पड़ेगी और एक उस इन्वायरमेंट के लिए, प्रॉड इन्वायरमेंट के लिए एक ओवरलैपिंग फाइल बनानी पड़ेगी। इसमें यहाँ पर इसको पैच बोला जाता है, पैच फाइल बनानी पड़ेगी, पैच यामल बनानी पड़ेगी या ओवरलैपिंग वाली यामल बनानी पड़ेगी। तो उसमें ओवरलैपिंग में इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है ना। वो सारा चीजें अभी मैं आपको एक सिंपल सा सेटअप करके बताऊंगा, प्रोमीथियस और ग्राफना का सेटअप करके बताऊंगा, किसके थ्रू, कस्टमाइज के थ्रू। सो ये हम यहाँ पर सेटअप करते हैं और ये मेरा क्या स्टार्ट हो गया है, हेल्प पैकेज मैनेजर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब कस्टमाइज हमारे पास है कि नहीं है, ये कस्टमाइज क्या है, एक टूल है और ये क्यूबरनेटिस का नेटिव टूल है। इसका मतलब क्यूबरनेटिस के अंदर बिल्ट इन आता है, ये आपको थर्ड पार्टी इस टूल को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सो उसके लिए आप यहाँ पर kubectl और वर्जन अगर आप लिखोगे, जैसे इंटर करोगे तो आपको ये कस्टमाइज का वर्जन दे रहा है। तो kubectl जो आपके पास कमांड लाइन टूल है, उसी के अंदर आपके पास बिल्ट इन उन्होंने क्या दे रखा है, आपको कस्टमाइज भी दे रखा है। तो क्या कस्टमाइज नेटिव कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, क्या इसको हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत है, क्या नहीं है। अगर आपने kubectl इंस्टॉल कर दिया है तो उसके साथ में ही आ जाएगा, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एक ग्राफना और प्रोमीथियस का सेटअप करना है। तो अभी मैं सेटअप कैसे करूंगा, बेसिकली जैसा अभी हम करते हुए आ रहे हैं। अभी हम कैसे करते हुए आ रहे हैं, अभी हम करते हुए आ रहे हैं कि ग्राफना की फाइल भी यहीं बना के रख दी, प्रोमीथियस की भी यहीं बना के रख दी, डिप्लॉयमेंट की भी यहीं बना के रख दी, सर्विस की भी यहीं बना के रख दी, और सारा एक ही डायरेक्टरी में हम उसको करके चलते हैं। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना पर्टिकुलर आप अपना बेस फाइल चेक करिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं चैट का इंस्ट्रक्शन लिया मैंने, और यहाँ पर मैं आपको इस फाइल से भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये हमारा एक डिप्लॉयमेंट फाइल बनानी पड़ेगी, एक सर्विस बनानी पड़ेगी और एक इंग्रेस बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। सो एक फाइल हम यहाँ पर अभी बना लेते हैं। सो डिप्लॉयमेंट फाइल बना लिया मैंने। सबसे पहले तो मैंने एक डिप्लॉयमेंट फाइल बनाएंगे हम। सो हमारा डिप्लॉयमेंट फाइल बनाएंगे। सो हमारा ये रहा हमारा ग्राफना, और ग्राफना की डिप्लॉयमेंट फाइल यामल, सेम ये पर्टिकुलर ग्राफना की डिप्लॉयमेंट फाइल है, तो इसको मैं ले रहा हूँ विम और ग्राफना डैश डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नेमिंग कन्वेंशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जैसे कस्टमाइज में आ जाओगे तो एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन आ जाएगा कि भाई फाइल का नाम ये दोगे तो ज्यादा रेलेवेंट है।
सो ये मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूं और विम मैंने 2 बार लिख दिया। ये हमारा ग्राफना डिप्लॉयमेंट, ये मैंने पूरा यहाँ पर लिया, पेस्ट किया, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने इसको किया, इसको मैंने ls-l किया, गेट किया ग्राफना डिप्लॉयमेंट को। तो यहाँ पर आप देखिए ये मेरी डिप्लॉयमेंट फाइल आ गई है। और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के बाद हमारे पास क्या है, सर्विस फाइल है। तो ये सर्विस फाइल में आप देखेंगे मैंने क्लस्टर आईपी ले रखा है। किस टाइप की सर्विस हम बना रहे हैं, क्लस्टर आईपी। जब भी ध्यान रखना, जब भी आपको इंग्रेस यूज करना है, मतलब आपको डोमेन से आपको क्लस्टर के अंदर एंटर करना है। नोड पोर्ट तो क्या होता है, मतलब आप अपने क्लस्टर में कैसे एंटर कर सकते हो, 30,000 वाली रेंज से भी एंटर कर सकते हो, मगर 30,000 वाले पोर्ट नंबर से रेंज करने वाली एंट्री को हम बोलते हैं नोड पोर्ट। और एक तरफ आप एंटर करना चाहते हो डायरेक्टली अपने डोमेन से। तो जब भी डोमेन से अगर क्लस्टर के अंदर एंटर करना है तो आपकी फाइल जो होगी, आपकी जो सर्विस फाइल का जो टाइप होगा वो किस टाइप का होना चाहिए, क्लस्टर आईपी होना चाहिए। सो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और पर्टिकुलर मैंने यहाँ पर ग्राफना डैश सर्विस डॉट यामल मैंने लिखा और मैंने पेस्ट किया और मैंने escape colon w की इंटर किया और ls-l किया। ये होगी ग्राफना हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, सर्विस हो गया, और फाइनली मुझे क्या बनानी है, अपनी इंग्रेस फाइल, ठीक है ना। और ये इंग्रेस फाइल जो है मेरे, वो रियल डोमेन पे भी काम कर जाएगी और लोकल पे भी काम कर जाएगी। इसीलिए मैं आज ऐसा सेटअप बता रहा हूँ कि पूरा टेस्टिंग करोगे लोकल, और इसी फाइल को अगर प्रोडक्शन पे भी मूव कर दोगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपना काम जो लोकल चल रहा है वही प्रोडक्शन पे भी चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ग्राफना डैश इंग्रेस डॉट यामल, और इस इंग्रेस वाली फाइल को अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा सबसे पहली बात तो इंग्रेस कंट्रोलर कौन सा यूज कर रहे हैं, एंजिनिक्स, जो कि सेटअप डॉट sh में लास्ट में मैंने कर रखा है क्योंकि वो एक प्रॉपर इंपॉर्टेंट टूल है। बस दूसरा है कि होस्ट नेम, तो जो इनकमिंग HTTP ट्रैफिक आएगा उसको किस सर्विस पर रीडायरेक्ट करना है, कौन से पोर्ट नंबर पे रीडायरेक्ट करना है, ये सारे रूल्स इसके अंदर डिफाइन होते हैं इंग्रेस फाइल के अंदर। तो ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पर ये पेस्ट किया, ठीक है। अब ls-l किया। अब 1 बाय 1 इनको हम क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, kubectl अप्लाई डैश f और ग्राफना, ग्राफना सबसे पहले डिप्लॉयमेंट, उसके बाद सर्विस, उसके बाद इंग्रेस, ठीक है। अब अगली कमांड आपको चलानी है kubectl get, सबसे पहले डिप्लॉयमेंट देखना है तो डिप्लॉयमेंट कॉमा, फिर क्या देखना है आपको, सर्विस देखना है, सर्विस कॉमा, उसके बाद आपको क्या देखना है, इंग्रेस देखना है। तो 3 अलग अलग कमांड चलाने के बाद तीनों कमांड को आप क्या कर सकते हो, कंबाइन भी कर सकते हो। तो ये मैंने आज कंबाइन कर दिया, तो देखो तीनों का आउटपुट एक ही बार में आ गया। क्या आपने एक डिप्लॉयमेंट ले रखा है और मुझे साथ साथ में डिप्लॉयमेंट से पहले मुझे पॉड भी देखना है, पीओ कॉमा, ठीक है ना। तो ये देखो ये मेरा पॉड भी आ गया, ये पॉड भी क्या हो रहा है, प्रोविजन हो रहा है, और ये होस्ट नेम भी आ गया मेरे पास। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं अपने पॉड के लिए, kubectl get pod, और यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ। ये कंटेनर क्रिएटिंग आ रहा है, इसका मतलब मेरी रजिस्ट्री से इमेज पुल हो रही है, और इसको पुल करने के लिए बेसिकली हमारा कंटेनर रन टाइम इंटरफेस CRI हमारा इंटरनली यूज में आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी अगर इस डोमेन को जाके अगर आप चेक करोगे grafana.oklabs.in और ब्राउजर पे हिट करोगे तो अभी शायद आपको ये टेम्पररी सर्विस बताएगा, ये हमारा एंजिनिक्स का, क्योंकि कंटेनर अभी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो आप इसको रिफ्रेश करते रहो, ठीक है ना। ये देखो टेम्पररी सर्विस आ रहा है, और जैसे ये रनिंग आ जाएगा तो आपका अपना ट्रैफिक सर्व होने लग जाए। तो ये बताओ मुझे, ये रियल डोमेन है कि फेक डोमेन है, फेक डोमेन। तो आज अपने को दोनों ही काम करने, फेक सर्वर WSL और फेक डोमेन होस्ट डायरेक्टरी कहाँ मिलेगी, सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर, ड्राइवर्स के अंदर, ETC के अंदर होस्ट। तो मैंने पूरा एड्रेस आपको दे रखा है और इस एड्रेस के हिसाब से आपको काम कर लेना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या रनिंग आ गया, बिल्कुल आ गया। जैसे ही रनिंग आया आप इसको दोबारा रिफ्रेश करोगे तो ये हमारा सक्सेसफुली क्या चालू हो गया है, ग्राफना स्टार्ट हो गया है। अब मैं चाहता हूं
कि ये जो प्रोविजन करने का जो तरीका है ये मैं किसके थ्रू करना चाहता हूं, कस्टमाइज के थ्रू, ठीक है ना। तो मैं कस्टमाइज के थ्रू करना चाहता हूं। तो एक चीज आपने देखी, ठीक है, एलएस डैश एल किया। अब यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, ऑर्डर मैटर करता है ना। मान लो मैंने पहले डिप्लॉयमेंट कर दिया और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई किया, तो डिप्लॉयमेंट को क्या चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो ऑर्डर यामल फाइल्स का एक ऑर्डर फिक्स होता है, पहले डिप्लॉयमेंट करना है, फिर सर्विस करना है, फिर इंग्रेस करना है, ये एक ऑर्डर फिक्स होता है। तो ये ऑर्डर बेसिकली हम इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इन यामल फाइल्स को अलग अलग तरीके से, तो हम यहाँ पर देखते हैं। सो मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर kubectl वर्जन और kubectl या kubectl हो गया। अब मैंने यहाँ पर ले लिया ls-l किया, और ये जो मेरा प्रोविजन है अभी ग्राफना, इसको मैं किसके थ्रू करना चाह रहा हूँ, कस्टमाइज के थ्रू। अभी मैंने इसको कैसे प्रोविजन किया, इन फाइलों को मैंने मैन्युअली kubectl अप्लाई किया। अब मैं मैन्युअली kubectl अप्लाई नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर एक कमांड यूज करूंगा, kubectl अप्लाई डैश f की जगह यहाँ पर यूज करूंगा डैश k फॉर कस्टमाइज, ठीक है ना। तो ये मैं आपको पूरा इसका डिप्लॉयमेंट, अभी जो मैंने ग्राफना का डिप्लॉयमेंट कर रखा है ये मैनुअल डिप्लॉयमेंट कर रखा है। अब मैं थोड़ा सा प्रॉपर एक टूल यूज करना चाहता हूं कि यार मेरे को एप्लीकेशन प्रोविजन करनी तो है मगर मैनुअल तरीके से नहीं। अभी तक हम किस तरीके से करते हुए आ रहे हैं, मैनुअल, और ऑर्डर अपने को याद रखना पड़ रहा है, और अपने से गलती हो गई, ऑर्डर उल्टा सीधा हो गया तो हमारा वो पॉड प्रोविजन नहीं होता है। तो यार ये ऑर्डर याद रखना, ये करना, तो ये थोड़ा इनप्रोफेशनल तरीका है। ये जो आप kubectl अप्लाई डैश f लगा के मैनुअल करते हो ना, इवन दो आप अपना क्लस्टर सारे पॉड्स वॉड्स प्रोविजन कर लेते हो, बट दिस इज अ मैनुअल प्रोसेस। अब इसी को हम थोड़ा स्टैंडर्ड वे में करना चाहते हैं कि यार यही ग्राफना मुझे किसके थ्रू प्रोविजन करना है, कस्टमाइज के थ्रू, ताकि मैं इनके ऑर्डर को सबको अच्छी तरीके से मैं मैनेज कर सकूं, ठीक है ना। तो मैंने ये इसको दिया यहाँ पर, और kubectl गेट, मैंने पॉड देखा, मैंने डिप्लॉयमेंट देखा, मैंने सर्विस देखी, और मैंने इनग्रेस देखा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने देखी। अब ये पूरा इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर देता हूं। अब इसमें मेरा कस्टमाइज का वर्जन भी आ गया और मेरे अप्लाई करने का भी ये आ गया। तो मैं यहाँ पर जीपीटी पे जाके मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूं। सो I want to use customize for provisioning grafna। इसको बोल रहा हूं प्लीज यूज प्रोफेशनल फोल्डर स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फोल्डर स्ट्रक्चर। तो कस्टमाइज के लिए एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है और उसमें आपको फाइल रखनी पड़ती है, एक बेस फाइल बनानी पड़ती है एक, ठीक है ना। तो वो मैंने दे दिया, और यहां पर मैंने बोल दिया आई डोंट वांट टू यूज मैनुअल अप्रोच लाइक kubectl अप्लाई डैश f, है ना। तो मैं मैनुअल अप्रोच यूज नहीं करना चाहता हूं। तो देखते हैं क्या रिजल्ट है। सो योर करंट सेटअप works but moving to customize is a correct production style approach in Kubernetes, ठीक है ना। तो Kubernetes के अंदर आपको जो भी प्रोविजनिंग आप करते हो वो आपको कस्टमाइज के थ्रू करना चाहिए, न कि मैनुअल kubectl अप्लाई। मैनुअल kubectl अप्लाई से भी आप कर सकते हो बट वो बिगिनर लेवल पे ठीक है, प्रोडक्शन स्टाइल के लिए उसको हमें अवॉइड करना है। हमें सिस्टमेटिकली क्या यूज करना पड़ेगा, कस्टमाइज। So since you are using Kubernetes 1.6 K3D, customize is already built in। तो ये बोल रहा है कि भाई कस्टमाइज जो टूल है वो आपके kubectl कमांड लाइन टूल के अंदर बिल्ट इन है, आपको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब रिकमेंडेड स्टैंडर्ड कस्टमाइज फोल्डर स्ट्रक्चर, तो ये आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपको एक बेस नाम की डायरेक्टरी बनानी चाहिए और एक ओवरले की नाम की डायरेक्टरी बनानी चाहिए, ठीक है ना। तो दो डायरेक्टरी है, कस्टमाइज को चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड है, हालांकि आप किसी भी नाम से बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें कॉन्सेप्ट होता है एक बेस यामल का और एक ओवरलैपिंग यामल का, ठीक है ना। तो जो बेस फाइल है और ओवरलैपिंग यामल है उन दोनों को मिला के एक फाइनल यामल बनती है और वो फाइनल यामल अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो हम यही करने वाले हैं
कि अपने पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर में एक बेस डायरेक्टरी बनाएंगे। मैंने यहाँ पर ls-l किया, mkdir बेस नाम की डायरेक्टरी बनाई, mkdir जैसा ये बोल रहा है ओवरलेस है ना, ओवरलेस, तो ओवरलैपिंग वाली मेरे को भी एक डायरेक्टरी बनानी। अब आप देखना, मैंने एक बेस नाम की डायरेक्टरी बना दी है। ये डी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी, और डैश का मतलब क्या होता है, फाइल। तो ओवरले और बेस नाम की मैंने क्या बना दी है, डायरेक्टरी बना दी है। ठीक है ना, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अब क्या करना है, बेस नाम की डायरेक्टरी के अंदर आप अपनी सारी यामल फाइल्स रखो जो मेन यामल फाइल्स हैं, और उनके नाम थोड़े स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे। अभी आपने नाम कुछ भी ले लिया, ग्राफना डैश डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर जब हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं कि भाई क्या नाम रखना चाहिए, तो वो बोलता है कि भाई अगर डिप्लॉयमेंट फाइल है तो ग्राफना डैश डिप्लॉयमेंट की बजाय ओनली डिप्लॉयमेंट डॉट यामल हमें देना चाहिए। सो आप देखिए, अब ये बेस के अंदर गया, मैं बेस के अंदर गया। अब इस बेस के अंदर मेरे पास चूंकि ग्राफना स्टैक में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ग्राफना भी है, प्रोमीथियस भी है, लॉकी भी है, टेम्पो भी है, नोड एक्सपोर्टर भी है, अलग अलग सॉफ्टवेयर से, तो यहाँ पर फिर से वो कंफ्यूजन होगा। इसलिए आप मेरे इस सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो आप देखना बेस के अंदर, ये बेस डायरेक्टरी के अंदर मैंने फिर से कौन सी डायरेक्टरी बना रखी है, ग्राफना बना रखी है, और ग्राफना के अंदर रख रखा है। ठीक है ना, तो अपने को भी ऐसे ही करना है। तो बेस के अंदर mkdir ग्राफना, ठीक है, और आप cd डॉट डॉट किया, और ये ट्री कमांड से आप चेक कर सकते हो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर। तो मैंने बेस डायरेक्टरी के अंदर क्या बना दी, ग्राफना डायरेक्टरी, और इस ग्राफना यामल्स को, इन तीनों यामल फाइल को मुझे उस ग्राफना के अंदर भेजना है। तो मैं बाहर जाके mv करूंगा, ऐसी सारी फाइल्स जिनका नाम क्या है, जिनका एक्सटेंशन क्या है, यामल, उनको मुझे कहां भेजना है, करंट फोल्डर के बेस डायरेक्टरी के अंदर, ग्राफना के अंदर भेजना है। ठीक है, ls-l किया, तो देखो जितनी भी यामल जो बाहर पड़ी हुई थी वो अब कहां चली गई है, वो अंदर चली गई है। अब अंदर गए, cd बेस के अंदर गए और ग्राफना के अंदर गए, और यहां पर जाके मैं ls-l करूं तो ये आ रहे हैं। अब यहाँ पर कस्टमाइज बोलता है, कस्टमाइज का एक स्टैंडर्ड होता है नेमिंग कन्वेंशन का, वो आप फॉलो करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो उसका स्टैंडर्ड क्या है कि जो फाइल होगी, जिस टाइप की सर्विस होगी, उस टाइप का नाम होगा उसका। जैसे ये ग्राफना डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, ये नेमिंग कन्वेंशन गलत है, कस्टमाइज के हिसाब से ये गलत है। आपको इसका नाम क्या देना चाहिए, ओनली, तो mv, मैं फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी कमांड, mv स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम। सो व्हाट इज द न्यू फाइल नेम, इज द डिप्लॉयमेंट। अब मैंने ls-l किया, देखो हो गया ना। अब मैं वापस से करूंगा, ग्राफना इंग्रेस, और इसको मैं फिर क्या करूंगा, इंग्रेस डॉट यामल, ls-l किया, ये देखो। अब ग्राफना डैश सर्विस डॉट यामल का स्टैंडर्ड नेम क्या होना चाहिए कस्टमाइज में, ओनली सर्विस डॉट यामल, सर्विस डॉट यामल, डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, स्टेटफुल डॉट यामल, जो भी रिसोर्सेज के नाम है उस हिसाब से यामल चाहिए इसको। ठीक है ना, तो हम इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं। अब ये मैं सर्विस डॉट यामल लिया मैंने, और सर्विस डॉट यामल, और आप देखो ये हमारा पूरा सिस्टमेटिकली हो गया है। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, अब यहां पर हम गए और हम अपने ओवरलेस के अंदर अपने प्रोडक्शन की डायरेक्टरीज बनाएंगे। ठीक है ना, सो यहां पर cd डॉट डॉट गए, ls-l किया, ट्री कमांड पर गए। ठीक है ना, cd डॉट डॉट करके बाहर गया मैं, और मैंने यहां पर क्या किया, ट्री कमांड चलाई मैंने। ठीक है ना, तो ओवरलेस फोल्डर के अंदर आपको अपने जो भी आपके कंपनी के अंदर इन्वायरमेंट है, जनरली 3 इन्वायरमेंट होते हैं, प्रोडक्शन का, स्टेजिंग और डेवलपमेंट का, जनरली 3 इन्वायरमेंट होते हैं, और 4 भी हो सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, स्टेजिंग, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट। मैक्सिमम 4 होंगे, मिनिमम तो 3 होंगे ही होंगे। ठीक है ना, तो जो भी आपके वो है, आपको उनकी डायरेक्टरीज बना लेनी है किसके अंदर, ओवरलेस के अंदर। सो ओवरलेस के अंदर मैंने को डेव नाम की बनाऊंगा, prod नाम की डायरेक्टरी बनाऊंगा। सो mkdir dev, mkdir prod, mkdir stage, mkdir क्वालिटी एश्योरेंस QA। समझ में आ रहा है ना, तो जनरली ये 3 इन्वायरमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर cd डॉट डॉट किया मैंने, और यहाँ पर हम गए, मैंने ट्री किया, तो देखो ये सिस्टमेटिकली हो गया।
सिस्टमेटिकली हो गया। अब मैं यहाँ पर अपनी यहाँ पर ये अभी भी चल रहा है क्योंकि ये किल तो किया नहीं था मैंने। तो अब मैं यहाँ पर इनको बेस में जाके ग्राफना के अंदर जाके ग्राफना के अंदर जाके मैं kubectl डिलीट और -f और ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सारा डिलीट हो गया। अब ये देखो ये काम करने बंद कर गए। तो kubectl डिलीट -f कमांड से भी आपको पता है कि करंट फोल्डर के अंदर जितनी भी YAML फाइल है उनके जितने भी रिसोर्सेज प्रोविजन है वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो वो मैंने आपके सामने करके बता दिया है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप गए, ट्री कमांड चलाई, प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे। अब कस्टमाइज को चाहिए क्या, ठीक है ना। अब कस्टमाइज को क्या चाहिए कि बेस डायरेक्टरी के अंदर कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल आपको चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये फाइल आपको उसको चाहिए क्योंकि कस्टमाइज की आगे चल के कमांड होने वाली है। एक कमांड होने वाली है कस्टमाइज डॉट YAML नाम से, kubectl apply -k। तो f की जगह आप क्या लगाओगे, k लगाओगे और आपके वो अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे अपनी बेस डायरेक्टरी के अंदर एंटर करते ही किस टाइप की फाइल बनानी पड़ेगी, कस्टमाइजेशन डॉट YAML नाम की फाइल बनानी पड़ेगी। ये कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल की। आप मेरा वाला स्ट्रक्चर भी देखना कि बेस डायरेक्टरी के अंदर कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल बनी हुई है और ओवरलेस के अंदर भी प्रोडक्शन के अंदर भी वो जो भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर उसकी फाइल बनी हुई। तो अभी तो मैं बेस के हिसाब से बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बेस के हिसाब से कस्टमाइजेशन डॉट YAML फाइल में बना रहा हूँ आपके सामने। तो मैं बेस के अंदर गया, ls-l किया, यहाँ पर ये ग्राफना डायरेक्टरी आ रही है, विम किया, कस्टमाइजेशन डॉट YAML। और इस YAML फाइल के अंदर मुझे करना क्या है, उसके अंदर सबसे पहले तो आपको ऊपर YAML के अंदर आपको अपना नेम स्पेस डिफाइन करना है और उसके बाद आपको अपने रिसोर्सेज डिफाइन करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब रिसोर्सेज कौन कौन से रिसोर्सेज है, सबसे पहले आप किसको प्रोविजन करना चाह रहे हो, ग्राफना को, तो एक कमेंट मार दो, यहाँ पर एक कमेंट कर दो आप, और उसके बाद अगला आपको एक डैश लगा के आपको अपनी डायरेक्टरी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अपनी डायरेक्टरी डिफाइन करनी पड़ेगी कि भाई करंट फोल्डर में किस नाम की डायरेक्टरी है, ये जहां पर अभी हम हैं कस्टमाइज लेवल पर, ये कस्टमाइजेशन डॉट YAML पर कौन सी डायरेक्टरी अवेलेबल है, ग्राफना। और ग्राफना के अंदर क्या है, तो मैं ट्री से देख लूं भाई ग्राफना के अंदर है 3 फाइल, तो तीनों फाइल का ऑर्डर भी मैं वहां पर लिख दूंगा इस कस्टमाइजेशन के अंदर। सो विम कस्टमाइजेशन डॉट YAML, सो किस फोल्डर के अंदर, ग्राफना फोल्डर के अंदर, ग्राफना फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल, सबसे पहले डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। अब आपने फाइल के अंदर ऑर्डर पहले क्या लिख दिया, डिप्लॉयमेंट, उसके बाद फिर से गए कि फिर कौन सी लोड करनी है, ग्राफना स्लैश सर्विस डॉट YAML। उसके बाद आपने क्या लोड कर दिया, ग्राफना डैश इंग्रेस डॉट YAML। अब आपने फाइल के अंदर ऑर्डर फिक्स कर दिया और फाइल सेव कर दी, तो ऑर्डर हमेशा फिक्स रहेगा कि भाई अच्छा फाइलें कैसे एग्जीक्यूट होती है, टॉप टू बॉटम। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, पहले डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूट होगा, सर्विस एग्जीक्यूट होगा, फिर इनग्रेस एग्जीक्यूट होगा। तो फाइलें कैसे एग्जीक्यूट होती है, वन बाय वन, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। तो पहले डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर सर्विस एग्जीक्यूट होगा और फिर इनग्रेस एग्जीक्यूट होगा। तो ये यहाँ पर मैंने YAML फाइल्स ले ली है। अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे अलग अलग सर्विसेज को अपन करते चलेंगे। अभी मैं आज सिर्फ क्या बता रहा हूँ, ग्राफना को किसके थ्रू प्रोविजन करना, कस्टमाइज के थ्रू, और एक फेक डोमेन और फेक WSL के थ्रू हम उसको करके देखेंगे। और बाद में फिर हम वही नोटिफिकेशन, फेक CPU अलर्ट, सब धीरे 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 आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। अपना मकसद यही है कि बहुत अच्छी तरीके से अपने इसको सीखना है। सो यहाँ पर मैंने ls-l किया, ट्री कमांड चलाई, मैंने ट्री कमांड चलाई, कस्टमाइजेशन डॉट YAML आ गया। अब मैं सबसे पहले बेस डायरेक्टरी से बाहर जाऊंगा, बेस डायरेक्टरी से बाहर गया और मुझे ओवरले वाली फाइल में अभी नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। ओवरले वाली में नहीं बनाना चाहता हूँ, ये पैच वाली फाइल नहीं बनाना चाहता हूँ। मैंने बेस फाइल बना ली और बेस को ही अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है ना। जब मेरे पास सारे इन्वायरमेंट्स होंगे तो उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे और लास्ट में जाओगे तो आपको कमांड मिल जाएगी, kubectl apply -k, kubectl apply -k।
सो यहाँ पर मैंने ls-l किया, kubectl अप्लाई, अब डैश f की जगह डैश के, तो डैश के मतलब बेसिकली ये क्या करेगा, आपके kubectl कौन सा टूल यूज करेगा इंटरनली मैनेजमेंट के लिए, आपकी कॉन्फ़िगरेशन यामल को मैनेज करने के लिए कौन सा टूल यूज करेगा, कस्टमाइज। तो ये कस्टमाइज हो गया। अब ये आपको यहाँ पर डायरेक्टरी देनी पड़ेगी कि भाई बेस डायरेक्टरी को अप्लाई कर दो, और जैसे ही ये के मैंने सप्लाई कर रखा है और बेस सप्लाई कर रखा है, तो कस्टमाइज किस डायरेक्टरी को पड़ेगा, बेस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद किसको रीड करेगा, कस्टमाइज डॉट यामल को, उनको उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर आप देखना मैंने अप्लाई किया, तो ये देखो सारे अप्लाई हो गए, मेरे अप्लाई हो गए। अब मैं यहाँ से kubectl गेट पॉड किया, मैंने गेट डिप्लॉय किया, गेट सर्विस किया और गेट इंग्रेस किया, तो तीनों मेरे आ गए। मेरा पॉड भी रनिंग है। कितना आसान तरीके से एक ही बार में एक ही कमांड में हो गया मेरा काम। नहीं तो मेरे को कितनी kubectl अप्लाई डैश f कितनी बार चलानी पड़ती, 3 बार। और मान लो वो पूरा अगर मॉनिटरिंग स्टैक में मेरे पास मान लो 25 टूल है, तो kubectl अप्लाई डैश f कितनी बार चलानी पड़ती, मेरे को 25 बार चलानी पड़ती। अब सारा के सारा मुझे, मेरी चाहे वो 25 यामल हो या 250 यामल हो, मुझे उसको अप्लाई करने के लिए मुझे सिर्फ क्या चलाना है, kubectl अप्लाई डैश के, और बेस डायरेक्टरी का एड्रेस दे देंगे। तो बेस डायरेक्टरी का एड्रेस देने से वो क्या करेगा, बेस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद कस्टमाइजेशन डॉट यामल फाइल को पढ़ेगा, और उसके अंदर जो जो भी आपने डिफाइन कर रखा है, जो जो भी लिख रखा है, उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि यार ये मेरी इंग्रेस भी चल रहा है, ये मेरा होस्ट है, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पर गए ब्राउजर में गए, इंटर किया, ये मेरा डोमेन फिर से चलने लग गया। तो कस्टमाइजेशन डॉट यामल का हमने देख लिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सर अगर आपके पास, चलो ठीक है, अपना बेस तो अपन ने देख लिया कि बेस से तो आपने कस्टमाइज करके देख ली, कि बेस फाइल तो बना ली मैंने, कि बेस फाइल तो बना ली, बेस से अप्लाई हो गया। अब मान लो आपके पास अलग इन्वायरमेंट्स आ गए सर, ठीक है ना, आपके पास एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आ गया या प्रोडक्शन आ गया। तो प्रोडक्शन के अंदर उस ग्राफना की आपको 3 रेप्लिका सेट चाहिए। कितनी चाहिए, 3 चाहिए या 6 चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन पे लोड आता है, तो पॉड्स क्या करने, मुझे रेप्लिका मतलब उनका काउंट ज्यादा चाहिए ताकि वो लोड बैलेंसिंग हो सके। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर ये बेस की जो फाइल्स हैं, उसके बाद आपको ओवरलेस पर जाना पड़ेगा, डेवलपमेंट के ओवरलेस पर जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसके अंदर हम अपना डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर अपना ये काउंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ काउंट्स, आपको ग्राफना के काउंट्स कितने चाहिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ पॉड्स कितने चाहिए। तो अभी मैं इसको, मैं यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, ये मैंने अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पर पूछूंगा कि हाउ टू रिमूव these provisions। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर kubectl डिलीट डैश के, तो कस्टमाइज से अप्लाई करना सीखेंगे, तो कस्टमाइज से रिमूव करना भी सीखेंगे। कस्टमाइज, अगर आप कस्टमाइज टूल यूज कर रहे हो, उससे अगर आप कोई रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हो, तो कस्टमाइज से ही रिमूव का भी तरीका पता होना चाहिए। तो kubectl डिलीट डैश f की जगह अगेन क्या आ गया हमारा, d आ गया। सो kubectl ये मैंने किया यहाँ पर d, kubectl अप्लाई की जगह आ गया डिलीट आ गया। और किसको डिलीट करूंगा मैं, बेस को डिलीट करूंगा। तो ये मैंने डैश के, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये सारा हो गया, और ये अब काम करना बंद कर जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अपना किसके हिसाब से काम करना है, ओवरले के हिसाब से काम करना है। ओवरले मतलब अलग अलग प्रोडक्शन के लिए मेरे पास अलग अलग ओवरलेज बना रखी है, तो मैं प्रॉड के हिसाब से चले जाऊं। मैं प्रॉड के अंदर गया, और प्रॉड के अंदर किस नाम से बनाना चाहिए, या डेव के अंदर किस नाम से फाइल बनानी चाहिए, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर कस्टमाइजेशन डॉट यामल फाइल यहाँ पर भी बनानी है ना। तो ओवरले के अंदर एंटर करते ही आपके इन्वायरमेंट के अंदर एंटर करते ही आपको एक फाइल बनानी है कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और उसके अंदर ये हमारा एक रिसोर्स है, पर्टिकुलर हमारा एक रिसोर्स है। यहाँ पर भी अगर हम देखें
ओवरले के अंदर मैंने एक बना रखी है डेव के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ इन्होंने ये रिसोर्स दे रखा है और हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वन बाय वन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो रिसोर्स, और ये हमारा ये बेस हो गया कि पेरेंट डायरेक्टरी में जाओ और बेस को तो लिया और बेस में नए वाली चीजों को ओवरराइट कर देना है। सो यहाँ पर मैं गया, पेस्ट किया, और मुझे नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने चाहिए इसके, नंबर ऑफ रेप्लिकास, ग्राफना के नंबर ऑफ रेप्लिकास मुझे कितने चाहिए, नंबर ऑफ रेप्लिकास मुझे कितने चाहिए, मान लो मुझे 3 चाहिए ग्राफना के। ठीक है ना, बेस के अंदर कितने थे, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर जाऊं, यहाँ पर बेस के अंदर ग्राफना के अंदर जाऊं और उसका डिप्लॉयमेंट चेक करूं, इसका मैं डिप्लॉयमेंट चेक करूं, तो नंबर ऑफ बेस में तो नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने हैं मेरे पास, 1, मगर प्रोडक्शन में 1 की बजाय मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो मैं यहाँ से उसको फिर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से, यहाँ पर मैं गया, बेस से बाहर गया, रूट लेवल पर आए और ट्री कमांड चलाया मैंने। सबसे पहले तो ट्री कमांड चलाया। अब देखो मेरे प्रोड के अंदर भी कस्टमाइजेशन डॉट यामल है और मेरे बेस के अंदर भी कस्टमाइजेशन डॉट यामल है। तो अब ये प्रोड वाले को अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर कमांड चलानी है, kubectl अप्लाई डैश के, और यहाँ पर ओवरले के अंदर प्रोड। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो इसने मेरे क्या कर दिया, मेरे फिर से वही प्रोविजन कर दिया। मगर यहाँ पर अगर अब मैं आपको kubectl गेट पॉड करूं तो मेरे पॉड कितने आ गए, 3 आ गए। जबकि अगर बेस से मैं अगर कस्टमाइज को रन करता तो 1 ही होता। तो बेसिकली क्या हो रही है कि आपके पास यामल फाइल्स है, प्रोडक्शन की यामल फाइल्स में सारी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है, सिर्फ रेप्लिकास काउंट है। तो ये उसकी सेटिंग, बेस की सेटिंग सारी ले लेगा, मगर इधर भी रेप्लिका काउंट 1 है और उधर रेप्लिका काउंट 2 है। तो वो 2 उस 1 को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा, ओवरले। ठीक है ना, तो ओवरले वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी और बाकी कॉन्फ़िगरेशंस, दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। तो कस्टमाइज क्या करता है, कस्टमाइज बेस यामल से प्रोडक्शन यामल्स को, इन्वायरमेंट वाली यामल फाइल्स को क्या करता है, ओवरलैप करता है, मर्ज करता है, और मर्ज करके अप्लाई कर देता है। और क्या फायदा उसका ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जब आप कस्टमाइजेशन डॉट यामल में आप जब लिखोगे ना, वहां पर जिस ऑर्डर में लिख रहे हो उसी ऑर्डर में वो करता है। अगर मान लो कस्टमाइज नहीं हो, कस्टमाइज टूल नहीं हो, तो आपको याद रखना पड़ेगा, यार पहले कौन सी चलाऊं फिर कौन सी चलाऊं। कहीं पर मतलब ह्यूमन एरर के चांसेस है कि नहीं है, मैनुअल अप्रोच में बिल्कुल है। मगर अगर आप कस्टमाइजेशन प्रोफेशनल टूल यूज करोगे तो आप अपने जितने भी क्यूबरनेटिस के रिसोर्सेज हो उसको प्रोडक्शन स्टाइल में आप उसको रन कर पा रहे हो। ठीक है ना, सो ये हो गया। अब मान लो उसी को मुझे करना है, डिलीट करना है, तो अप्लाई की जगह क्या कर दूंगा, ये डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं यहां पर गया, सीडी ओवरले, और यहां पर मैं डेव के अंदर चला गया, और मान लो डेवलपमेंट के अंदर नंबर ऑफ रेप्लिकास मेरे को कितने चाहिए, 2, स्टेजिंग के अंदर 3, और प्रोडक्शन में मुझे चाहिए 6। तो वो सारा हम 1 बाय 1 में आपको करके बताऊंगा। सो डेव के अंदर भी हम गए, और डेव के अंदर भी हमने क्या लिख दिया, डेव के अंदर भी हमें क्या बनानी पड़ेगी, फिर कस्टमाइजेशन डॉट यामल फाइल बनानी पड़ेगी। सो विम किया मैंने कस्टमाइजेशन डॉट यामल, और अपना ये इंस्ट्रक्शन लिखा मैंने। ठीक है ना, ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा, मैंने अपनी बेस फाइल को इंपोर्ट करवाया इसके अंदर, और एक रेप्लिकास वाला काउंट मैंने यहाँ पर दे दिया। ये रेप्लिकास वाला काउंट मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है ना, मैंने रेप्लिकास वाला काउंट यहाँ पर दे दिया, डी, और यहाँ पर नंबर ऑफ रेप्लिकास वाला काउंट मैंने दे दिया। ठीक है, तो डेवलपमेंट पे मुझे कितने चाहिए, डेवलपमेंट पे मुझे 1 चाहिए। ठीक है ना, ls-l किया, ये डेव वाला जो कस्टमाइजेशन डॉट यामल है उसमें कितने आ रहे हैं, 1। अब फिर मैं आगे बढ़ा, ओवरले के अंदर मेरे पास टोटल इन्वायरमेंट कितने हैं, मेरे पास ओवरले के अंदर टोटल इन्वायरमेंट 4 है। तो डेव, फिर स्टेज पे चले जाते हैं, स्टेज विम कस्टमाइजेशन डॉट यामल इंटर किया, और हम अपना यामल फाइल का इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर, ये मैंने लिखा और इंसर्ट किया, और यहाँ पर हम अपना नंबर ऑफ रेप्लिकास, स्टेजिंग पर मैं नंबर ऑफ रेप्लिकास कितने ले लेता हूँ,
मान लो मैंने स्टेजिंग में नंबर ऑफ रेप्लिकास 3 ले लिए, स्टेजिंग में नंबर ऑफ रेप्लिकास मैंने 3 ले लिया, और फाइनली मेरे prod में नंबर ऑफ रेप्लिकास जो है, नंबर ऑफ रेप्लिकास कस्टमाइजेशन डॉट यामल, ये 3 की जगह इसको मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट में 1, स्टेजिंग में 3 और प्रोडक्शन में 6 नंबर ऑफ पॉट्स। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे इन्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपने पॉट्स की स्केलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं डेवलपर हूँ, लोकली कर रहा हूँ, तो एक पॉट से भी टेस्टिंग कर लूंगा, मगर प्रोडक्शन पे जाने के बाद मुझे स्केलिंग भी करनी है। तो ये कस्टमाइज क्या करता है, आपकी यामल फाइल्स को क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। So one file must be a base file and another YAML file must be an overlapping environment file. So if it is a production YAML, then it will be merged. If it is a staging YAML, it will be merged. है ना, merge होके अप्लाई होता है कस्टमाइजेशन के अंदर। So ये मैंने ये किया पर्टिकुलर। अब मैं यहाँ पर बाहर आया। अब आपको किसके लिए करना है, ये बिल्कुल रूट पर आना पड़ेगा आपको। ये मैं रूट पर आ गया और ट्री कमांड देखो, तो देखो ओवरले के अंदर डेव के अंदर क्या है, कस्टमाइज। आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमाइजेशन डॉट यामल, prod के अंदर कस्टमाइजेशन डॉट यामल। अभी मैं QA को नहीं ले रहा हूं, और ये है। तो अब यहां पर हम देखते हैं kubectl get pod, कितने पॉड हैं, एक भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं किसको अप्लाई करूं, सबसे पहले बेस को अप्लाई कर लेते हैं। शुरुआत बेस से करते हैं, फिर ओवरलैपिंग प्लस बेस, पहले बेस, फिर ओवरलैपिंग प्लस बेस, फिर ओवरलैपिंग, फिर बेस प्लस प्रोडक्शन, बेस प्लस डेवलपमेंट, बेस प्लस स्टेजिंग। तो सबसे पहले तो अभी मैं आपको बेस वाला अप्लाई करके बता दूं। सो kubectl अप्लाई -f की जगह -k और बेस डायरेक्टरी ले ली और इंटर किया, हो गया kubectl get pod। तो बेस के अंदर मैंने ग्राफना की कितनी रेप्लिकास ले रखी थी, 1 ले रखी थी, ठीक है। अब इसको वापस से मैं रिमूव कर देता हूं, kubectl delete f -k, और किसको रिमूव कर देता हूं, बेस को रिमूव कर देता हूं। अब यहां पर आप देखना kubectl get pod किया मैंने, तो मेरे पास एक भी पॉड ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना, टर्मिनेट हो जाएगा कुछ ही देर में। सो दिस विल बी टर्मिनेटेड, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये ट्री कमांड। तो मैंने बेस वाली कस्टमाइजेशन यामल रन कर दी। अब मुझे करना है डेवलपमेंट के हिसाब से। तो डेवलपमेंट के कितने अकाउंट है, डेवलपमेंट के यहां पर मैं ओवरले डेव और कस्टमाइज, तो यहाँ पर ग्राफना का कितना अकाउंट आ रहा है, डेव के अंदर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा फिर से। सो kubectl अप्लाई -f -k और ओवरलैपिंग, और कौन सा एनवायरमेंट, डेव। तो अब ये जैसे ही अप्लाई होगा तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉट्स कितने होंगे डेव के हिसाब से, 1, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया ना भाई 1 है ये, है ना। ये देखो कैट कर रखा है ओवरले के अंदर, कस्टमाइजेशन डेव कस्टमाइजेशन के अंदर, तो मेरे पास ये हो गया। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो kubectl get pod करो, तुरंत पॉड करो, तो कितने पॉड्स आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। वापिस से मैं डिलीट कर दूं इसको अप्लाई की जगह मैंने डिलीट किया। अब मैं इसके पॉड चेक कर लूं तो ये देखो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट होने देते हैं, वेट कर लेते हैं। ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट टर्मिनेट हो गया। kubectl get pod किया, एक भी पॉड नहीं है। अब मैं ट्री कमांड किया, तो मैंने डेव बता दिया। अब मैं बताऊंगा स्टेज का कितना काउंट होगा, ओवरले, स्टेज और कस्टमाइज। स्टेजिंग में आपको ग्राफना के कितने पॉड मिलेंगे, 3 मिलेंगे। सो kubectl अप्लाई -k फॉर कस्टमाइज एंड देन ओवरले, और ओवरले के अंदर स्टेज और इंटर। अब आप देखना kubectl get pod किया, कितने पॉड मिलेंगे, 3 पॉड मिल गए, ठीक है ना। अब वापस से मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, kubectl अप्लाई की जगह यहां पर मैं डिलीट कर लेता हूं। यहां पर मैंने डिलीट किया, तो यहां पर देखिएगा मेरे तीनों पॉड किल हो रहे हैं, ये पूरे किल हो गए। चलो अब वापस से ट्री किया मैंने, वापस से मैं कैट करके बता देता हूं किसको, ओवरले के अंदर prod को और उसके अंदर कस्टमाइज को। तो आप देखो प्रोडक्शन में मुझे ग्राफना के कितने रेप्लिकास मिलेंगे, रेप्लिका काउंट कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। तो चलो मैं अप्लाई करके बताता हूं, kubectl अप्लाई -k ओवरले के अंदर, prod के अंदर, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर kubectl get pod मैंने किया, तो मेरे ग्राफना के कितने रेप्लिकास आ गए, 6 आ गए, ठीक है ना। सो व्हाट इज कस्टमाइज, कस्टमाइज इज Kubernetes नेटिव कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, ठीक है ना। यहाँ पर इंटरव्यू में पूछ लेंगे भैया आप Kubernetes की यामल को कैसे आप मैनेज करते हो,
how do you manage Kubernetes YAML? So there is a built-in tool built by Kubernetes that is called Kustomize, and there is a concept of base YAMLs and the environmental YAMLs, environmental overlapping YAMLs. So we need to create a base YAML and we need to create one YAML for a specific environment. So for example, on the production we need 6 replicas. We will create overlays and then the customization.yaml, and when we apply, both YAML will merge and it will generate a final YAML, and that final YAML will be applied. ठीक है ना? तो ये जो भी 2 YAML से वो मर्ज होके अप्लाई होगी और उसके हिसाब से काम होगा. So what is Kubernetes? What is Kustomize? Kustomize is a Kubernetes native configuration management. ठीक है ना? आगे चल के हम यहाँ पर DevOps के अंदर यहाँ पर ये देखेंगे Puppet, Chef और Ansible. Puppet, Chef और Ansible हम देखेंगे. तो ये Puppet, Chef, Ansible ये Kubernetes ये DevOps के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ये सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है. सो Ansible क्या है? सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, सर्वर को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट टूल. शेफ सर्वर्स को मैनेज करने के लिए. तो Kubernetes के अंदर Kubernetes की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है किस फाइल में होती है, YAMLs में होती है, आप उनको मैनेज कैसे करोगे? सो वी यूज अ स्टैंडर्ड टूल which is built in available in Kubernetes. kubectl के साथ में ही आता है, and that tool is known as Kustomize, and the concept is that we need to create a base YAML and we need to create environment specific YAML, and when we apply that files, both files will be merged, and it according to the final output of the YAML the resource will be provisioned. So यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि बेसिकली वो क्या करता है, कस्टमाइज टूल क्या करता है, आपके बेस फाइल को रीड करता है. अगर कोई पैचेस हैं, अभी मैं पैचेस नहीं बता रहा हूं आपको, तो बेस फाइल को रीड करता है और आपकी ओवरलैपिंग वाली फाइल को मर्ज करता है और क्या जनरेट करता है, आपके लिए फाइनल YAML जनरेट करता है और उस kubectl उसको इंटरनली अप्लाई कर देता है -f से. ठीक है ना? तो बेसिकली ये है. ठीक है. सो आज हमने थोड़ा सा कस्टमाइज के बारे में देखा, और आज के बाद जब भी हम बनाएंगे कोई भी रिसोर्स बनाएंगे, हम मैक्सिमम क्या बनाएंगे, कस्टमाइज के थ्रू ही हम प्रोविजन करेंगे. तो हमारा जो कल का जो क्लास का जो लेक्चर है वो किसके बारे में था कि हमें एक मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी टूल सेटअप करना है. तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, इनको हम क्या कोशिश करेंगे, कस्टमाइज के थ्रू ही करने की कोशिश करेंगे. और हमारा ऑब्जेक्टिव फाइनली यही होगा, एक दिन, आज नहीं तो कल, 2-3 लेक्चर में हम कहाँ अचीव हो जाएंगे कि हमारे पास फेक CPU लोड हम जनरेट करवाएंगे और Slack और ईमेल पर हमारे पास क्या आने लग जाएगा, नोटिफिकेशन आने लग जाएगा.